हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आपकी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री फर्स्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर के 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, है ना, फर्स्ट वीडियो में। अब 1.8 यानी 8वें प्रश्न से हम आगे करते हैं। ये प्रश्न है आयरन के एक ऑक्साइड, आयरन का एक ऑक्साइड है का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज हमको दे रखा है क्रमशः 69.9 ग्राम और 30.1 ग्राम है। ठीक है ना, तो ये मास परसेंट दिया हुआ है हमको। तो अपन को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है इसका, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि ये द्रव्यमान प्रतिशत है तो हम 100 में मान लेते हैं, है ना। 100 पे कितना हो गया, 69.9 हो गया। अगर 100 ग्राम सैंपल हमने लिया तो आयरन तो कितना हो गया, 69.9 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 30.1 ग्राम हो गई। ठीक है ना। तो अब 100 ग्राम सैंपल में आयरन तो कितना हो गया, आयरन हो गया 69.9 ग्राम्स, और ऑक्सीजन हो गई 30.1 ग्राम। ठीक है ना। अब इनके मोल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, तो इसके मोलर मास का इसमें भाग दे देंगे, है ना। तो 69.9 में कितने का भाग दिया हमने, आयरन का मोलर मास होता है 55.85। ठीक है, टेबल दे रखी ना आपकी बुक के लास्ट में, उसमें से देख के आप कर सकते हो। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये 1.25 आता है। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गए 30.1 ग्राम में। ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है ये 16 होता है। ठीक है ना, जब इसका भाग दिया तो ये आता है 1.88। ठीक है ना। अब हम इसका सिंपल रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सरल रेशो, है ना। तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन अनुपात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कितने हैं, 1.25 हैं अनुपात, ये कितना हो गया 1.88। इसके लिए क्या करते हैं कि जो छोटी क्वांटिटी होती है उसका दोनों में भाग दे देते हैं, है ना। तो इन दोनों में ये 1.25 और ये 1.8, तो छोटी क्या है 1.25, तो दोनों तरफ क्या दे देंगे 1.25 का भाग दे देंगे। तो 1.25 अपॉन 1.25 अनुपात 1.88 अपॉन 1.25, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1.5। जब इसका भाग देंगे तो ये 1.5 आता है। ठीक है, अब इसका होल नंबर रेशो निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, होल नंबर रेशो, है ना। तो देखो ये 1.5 और ये 1 है, तो पूर्णांक संख्या कब आएगी, जब दोनों को 2 से गुणा कर दोगे तो ये 3 बन जाएगी ना, दशमलव के बजाय क्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी, है ना। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया 2:3। ठीक है ना, तो ये निकल गया। यानी आयरन के कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या सूत्र निकल गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला। अभी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो Fe के तो कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 3। तो ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। ये ऐसा सवाल पहले भी था आपके। ठीक है ना, ये मूलानुपाती सूत्र हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है ना, आणविक सूत्र पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, है ना, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। ठीक है ना। तो मूलानुपाती सूत्र से तो इसका क्या निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल जाएगा, और इसका जो आयरन ऑक्साइड है ना, इसका आणविक द्रव्यमान भी हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो तो कितना हो गया, ये इसका एम्पिरिकल, तो 2 गुणा Fe का कितना होता है 55.85 दिया था ना अपन ने, प्लस 3 × 16, तो ये हो गया आपका, जब इनको गुणा करोगे तो 159.7। ठीक है, ऐसे ही अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो निकाला हमने, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, वो भी हमको पता है यही होता है, सेम होता है, Fe2O3 होता है।
है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, ठीक है ना। तो ये सेम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 × 55.85 प्लस 3 × 16, तो वही सेम वैल्यू आ गई 159.7। अब यहाँ पे एक n निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, n। तो वो n क्या होता है, मोलर मास बटे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना, मोलर मास, ठीक है ना। और उस n से क्या करते हैं, इस मूलानुपाती सूत्र को गुणा करते हैं फिर, है ना, किसके लिए, आणविक सूत्र निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो n निकलता है उससे इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास बटे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो वो क्या है, सेम है दोनों, 159.7 बटे 159.7, तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो 1 को Fe2O3 से गुणा करोगे तो वो ही आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, m इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब ये n कितना है, 1, और ये क्या है, Fe2O3, तो ये सेम आ जाएगा Fe2O3। अब ऐसे समझो, अगर बाय द वे n का मान 2 आता, क्या आता, 2 आता n का, तो फिर उसको 2 से गुणा करते हैं, Fe4 होता और O6 होता, समझे नहीं समझे बात। तो ये n उस चीज के लिए काम में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 1.8। अब इसके बाद 1.9, ठीक है ना, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, इन डेटाज के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, कैलकुलेट कीजिए, परिकलन कीजिए। देखो ये 35 Cl और ये 37 Cl, यानी देखो ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो तो सेम है 17, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या है, अलग है, यानी इसका 35 है और इसका क्या है, 37 है। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब ऐसे ये समस्थानिक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जब किसी तत्व के कई सारे समस्थानिक पाए जाते हैं तो फिर हम क्या निकालते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो वही पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या है, देखो ये परसेंटेज प्राकृतिक बाहुल्यता दे रखी है, यानी प्रकृति के अंदर इस परसेंटेज में पाया जाता है, और ये इसका मोलर द्रव्यमान है जो पाया जाता है उसका, ठीक है ना। तो इसका क्या तरीका है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, यानी इसके नीचे बटे 100 करो और उससे इसको गुणा कर दो, फिर प्लस इसके नीचे बटे 100 किया क्योंकि परसेंटेज में है ये, उससे इससे गुणा कर दो, और जो दोनों आए उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये है ना 75.77 बटे 100, तो परसेंटेज में है ये, गुणा इसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया, 34.9689 प्लस ये कितना है, 24.23 अपॉन 100 इंटू 36.9659, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, गुणा करेंगे। तो देखो ये क्या आ गया, 0.7577 गुणा 34.9689 प्लस ऐसे ही हो जाएगा 0.2423 इंटू 36.9659 है ये, ठीक है। जब इसको गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा 26.4959 प्लस इन दोनों को जब गुणा करोगे, है ना, आगे वाले इनको, तो ये आ जाएगा 8.9568, ठीक है ना। और अब इन दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो ये आ जाएगा 35.4527, और इसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या ले सकते हैं, 35.45। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है ना। एथेन हमको पता है C2H6 होता है, ये एल्केन होता है, कि 3 मोलों में, कितने मोल, 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, ये कैलकुलेट करने हैं, है ना। क्या है हमारा एथेन, ETHA यानी एथेन, फॉर्मूला पता है हमको, C2H6 दे रखा है इसने, जानते भी हैं हम लोग। अब फर्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, कि 3 मोलों में, है ना। तो एथेन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, है ना। तो C2H6 प्लस C2H6 प्लस C2H6 3 मोल हैं, 1 मोल
1 मोल और 1 मोल, ठीक है, तीन मोल हैं इनके। अब इसमें कह रहा है ये कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो देखो बेटा, ये C2H6 का क्या है, ये अणु है ना। तो एक C2H6 के अणु में, मॉलिक्यूल के अंदर 2 तो कार्बन के परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो ऐसे समझेंगे हम कि 1 मोल अगर हमने एथेन का अणु लिया तो उसमें 2 मोल तो क्या होंगे, कार्बन के परमाणु होंगे, और 6 मोल क्या होंगे, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। आई ना बात समझ में। तो कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 2 मोल तो कार्बन इसमें हो गए, 2 मोल इसमें हो गए और 2 मोल इसमें हो गए, है ना। तो 2 और 2 4 और 2 6 मोल हो गए कार्बन के, ठीक है ना। तो कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, वो कितना हो गया, 2 + 2 + 2 = 6 मोल्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या। तो अभी हमने बताया था कि 1 मोल में 1 मोल एथेन के अणुओं में, है ना, या 1 मोल एथेन के अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, 6, है ना। तो 6 इसमें हो गए, 6 मोल कार्बन इसके हाइड्रोजन के परमाणु इसमें हो गए, 6 मोल इसमें हो गए, 6 मोल इसमें हो गए, ठीक है ना। तो 6 और 6 12 और 6 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो किसने हो गए, 6 + 6 + 6, है ना। तो देखो ये क्या है, एक मोल एथेन के अणु हैं, उनके अंदर 2 मोल कार्बन के परमाणु होंगे और 6 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 मोल कार्बन या 2 कार्बन के परमाणु और 6 हाइड्रोजन के परमाणु मिला के एक एथेन का अणु बनता है, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 18 मोल्स, ठीक है। फिर थर्ड है, देखो थर्ड क्या कह रहा है, एथेन के अणुओं की संख्या, यस, है ना। तो हमें पता है कि ये 3 मोल एथेन के अणु हैं हमारे पास, यानी 1 मोल 1 मोल 1 3 मोल। और हमें पता है कि 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या पढ़ी है ना आपने, एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है बताओ, 6.022 × 10⁻23। एन होती है ना, Na एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, है ना। तो 1 मोल में कणों की संख्या बताता है ये, ठीक है ना। तो एथेन के अणुओं की संख्या कितने में, 3 मोल में। तो 1 मोल में इतने एथेन के अणु होंगे, तो 3 मोल में कितने, इसको 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 इन 3 मोल्स कितना हो गया, 3 × 6.022 × 10⁻23। तो ये आ जाएगा 18.066, कितना आ जाता है, 18.066 × 10⁻23। और इसे स्टैंडर्ड रूप में रखोगे तो 1.8066 × 10⁻24, दोनों ही सही है, कैसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, देखो अब ये वो आ गए, मोलरता वाले आ गए, है ना। कंसंट्रेशन होती है ना, सांद्रता को किस में नापते, एक तो होती है मोलरता और एक होती है मोललता, है ना, मोलरिटी और मोलैलिटी, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो बहुत बेसिक आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को दिल से समझना पड़ेगा कि ये आखिर चीज़ होती क्या है, तब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी पदार्थ के 1 मोल 1 लीटर के अंदर घुले हुए हैं तो उस विलयन की सांद्रता 1 m होती है। आगे नहीं बात समझ में, है ना। अगर किसी पदार्थ के 1 मोल किसमें 1 लीटर में अगर घुले हुए हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 m कहलाती है, ठीक है ना। 1 m सॉल्यूशन बन गया वो, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 20 ग्राम चीनी, है ना, चीनी का सूत्र है C12H22O11। यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए। 20 ग्राम चीनी को किस में घोला है, 2 लीटर में घोला है।
तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन पूछ रहा है ये, ठीक है ना, यानी एम में, मोलरिटी में पूछ रहा है, मोलरिटी इसकी पूछ रहा है ना। तो देखो बहुत आसान चीज़ है ये। आप देखो कि ये क्या कह रहा है, 20 ग्राम चीनी लिए और उसको पानी में घोल दिया और कितना बना दिया, 2 लीटर बना दिया। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो कि जब 2 लीटर कितने में 2 लीटर में कितनी चीनी घुली हुई है, 20 ग्राम, तो नेचुरली 1 लीटर में कितनी घुली हुई होगी बताओ, 10 ग्राम घुली होगी, नहीं होगी, है ना। तो 10 ग्राम चीनी कितने में घुली हुई है, 1 लीटर में, है ना। क्यों, क्योंकि 20 ग्राम कितने में घुली हुई है, 2 लीटर में घुली हुई है। तो 1 लीटर में कितनी घुली होगी, 10 ग्राम, ठीक है ना। यानी 10 ग्राम कितने में घुली हुई है, 1 लीटर में। अब अगर जो उसका मोलर मास होता है उसके बराबर अगर चीनी घुली हुई हो तो वो 1m सॉल्यूशन होता है, 1 लीटर में अगर घुली हुई हो, है ना। अब चीनी का मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ शुगर कितना है बेटा, C12H22O11। तो 12 कार्बन के 12 हैं और 12 ही होता है इसका परमाणु भार, ठीक है ना। फिर 22 किसके हैं, हाइड्रोजन के, इसका 1 होता है, और ऑक्सीजन के 11 परमाणु हैं और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ये 12 12 144, ये 22 हो गया। और जब 11 है वो किससे गुणा करोगे आप, 16 से करो तो 176 आता है। और जब इन तीनों को जोड़ दोगे तो 342 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 342 ग्राम, है ना। तो क्या मतलब है देखो कि अगर 342 ग्राम चीनी 1 लीटर में घुली हुई है तो उसकी सांद्रता 1m होगी, सीधी सी बात है ना। जो उसका मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान जो होता है, उसके बराबर अगर कोई चीज 1 लीटर में घुली हुई है, ठीक है ना, तो कितना हो गया उसकी सांद्रता कितनी हो गई, 1m हो गई। अब देखो ऐसे समझो आप, 342 का आधा कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, 150 और 21, 300 के आधे तो हो गए 150 हो गए, और 42 के आधे करोगे तो 21 हो गए। तो यानी 171 ग्राम अगर चीनी 1 लीटर में घुली हुई है तो 0.5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सांद्रता, है ना बात समझ में। तो देखो कि जब 342 ग्राम घुलती है 1 लीटर में तो उसकी सांद्रता कितनी होती है, 1m होती है। अब हमें 10 ग्राम के लिए निकालनी है, किसकी निकालनी है हमको, 10 ग्राम के लिए, है ना। तो देखो 342 ग्राम जब चीनी घुलती है 1 लीटर में, किसमें, 1 लीटर में, तो कितनी होती है उसकी, 1m होती है ना। जब 1 ग्राम घुलेगी तो क्या हो जाएगी बताओ, 1/342 m होगी। और जब 10 ग्राम घुलेगी तो क्या हो जाएगी बताओ, 10 गुणा 1/342 m। तो जब 10 में 342 का भाग दोगे आप, है ना, तो ये आ जाएगा 0.029 m, ठीक है ना। तो देखो 2 लीटर में कितनी 20 ग्राम घुली हुई थी, तो 1 लीटर में निकाल ली पहले, 1 लीटर में कितनी घुली हुई है, 10 ग्राम घुली हुई है ना। अब उसका मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास कितना है, 342 ग्राम होता है। तो अगर 342 ग्राम चीनी 1 लीटर में घुली हुई होती तो उसकी सांद्रता कितनी होती है, 1m होती है ना। तो 10 ग्राम के लिए निकाल लेंगे हम, तो 1 के लिए कितनी होगी, 1/342, 10 के लिए कितने, 10 से गुणा कर देंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये कह रहा है देखो कि मेथेनॉल का घनत्व दे रखा है हमको, है ना, 0.793 kg पर लीटर। इसका मतलब क्या है देखो कि 1 लीटर अगर आपने मेथेनॉल लिया, है ना, मेथेनॉल का सूत्र देख लेते हैं पहले, तो हम लिख लेते हैं मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल का होता है CH3OH, ठीक है ना, CH3OH। कि अगर 1 लीटर आपने मेथेनॉल लिया, 1 लीटर क्या लिया आपने, CH3OH लिया, तो उसका जब वजन तोलोगे आप, देखो लीटर तो क्या होता है, आयतन होता है उसका। घनत्व किस किस में संबंध दर्शाता है, द्रव्यमान में और आयतन में, क्योंकि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। तो 1 लीटर अगर आप मेथेनॉल लोगे तो उसका जब वजन तोलोगे, है ना, तो वो कितना बैठेगा, 0.793 kg, है ना, या 793 ग्राम, क्योंकि 1000 से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा ये, है ना। तो 793 ग्राम पे कितना है, 1 लीटर है ना। 793 ग्राम मेथेनॉल जो है वो कितना आयतन है उसका, 1 लीटर है। अब ये क्या कह रहा है, 0.25 km के 2.5 लीटर बिलियन को बनाने के लिए, है ना, क्या कह रहा है, 0.25। अब देखो पहले तो इसका वो निकाल लो, एक है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी ना हमको, CH3OH। तो देखो इसमें कार्बन का तो 1 है, तो 1 × 12
हाइड्रोजन के 3 और 1 4 हैं, 4 इंटू 1 और ऑक्सीजन का 1 है तो 1 इंटू 16, तो ये आ गया 12 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आ गया 16 4 20 और 12 32, ठीक है ना। तो मोलर मास अगर लोगे तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर 32 ग्राम घुला हुआ हो किसमें, 1 लीटर में, तो वो 1 m होता है कि नहीं होता है ना। 32 ग्राम अगर मेथेनॉल घुला हुआ है किसमें, 1 लीटर में, तो वो कितना होता है बताओ, 1 m होता है ना। अब ये क्या है देखो कि 2.5 लीटर विलियन बनाने में कितने, 0.25 m के, कितने के बनवाना चाह रहा है हमसे ये, 0.25 के, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो पहले तो ये निकाल लिया इसका, है ना, मोलर मास निकाल लिया, कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया, ठीक है ना। अब आप ऐसे देखो इसको कि 32 ग्राम जब 1 लीटर में घुला हुआ है तो कितना हो गया, 1 m आ गया, ठीक है ना। अब 8 ग्राम, कितना, 8 ग्राम, है ना। अब ये 8 ग्राम कैसे आया, क्योंकि ये 32 है ना, तो देखो इसका चौथाई होगा कि नहीं हो गया, 32 का क्या निकालेंगे हम, क्योंकि 0.25 m है तो 32 का चौथाई कर दिया, है ना। तो 32 का चौथाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। 0.25 m कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो 8 ग्राम जब 1 लीटर में घुला हुआ होगा, है ना, तो कितना आ गया, 0.25 m हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यानी इधर चौथाई कर दो और इधर चौथाई कर दो, तो इसका मतलब 0.25 m, है ना, का 1 लीटर जब आप बिलियन बनाना चाहते हो तो उसमें कितना ग्राम घुला हुआ होगा मेथेनॉल, 8 ग्राम घुला हुआ होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, 2.5 लीटर बनाने हैं हमको, क्या बनाने हैं, 2.5 लीटर बनाने हैं, है ना। तो 2.5 लीटर, ये तो 1 लीटर की बात है, तो दोनों तरफ 2.5 से ये गुणा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 8 इंटू 2.5 ग्राम, तो फिर क्या बन जाएगा, 2.5 लीटर बन गया, ठीक है ना। 8 से गुणा कर दिया इसको, तो 8 से जब इसको 2.5 को गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 20 ग्राम आ गया, ठीक है ना। तो 20 ग्राम किसमें, 2.5 लीटर में, है ना। 20 ग्राम 2.5 लीटर में तो कितना बन रहा है, 0.25 m सॉल्यूशन हमको मिल रहा है इसका, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है कि 0.793 या 793 ग्राम, देखो 20 ग्राम पे क्या आ रहा है, 0.25 m आ रहा है, ठीक है ना। अब कितने पे, 793 ग्राम पे, तो 20 ग्राम का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम, है ना, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम्स, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 20 में किसका भाग दे दिया हमने, 793 का भाग दे दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाता है, 0.02522 लीटर, ठीक है ना। तो जब इसको आप 1000 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको ये 1000 से गुणा तो 3 अंक छोड़ के तो ये आ जाएगा 25.22 ml, है ना। यानी कितने ml चाहिए आपको, 25.22 ml, अगर आप क्या ले लोगे, मेथेनॉल ले लोगे, ठीक है ना। तो 2.5 लीटर में हमको कितना मिल जाएगा, 0.25 m वाला सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है देखो, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमें पता है ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। यानी P बराबर होता है F/A, है ना। यानी जितने क्षेत्रफल पर जितना बल लग रहा होता है, ठीक है ना, या ऐसे मान लो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये कह रहा है दाब का SI मात्रक ये है, पास्कल है ना। तो 1 पास्कल को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन मीटर की पावर क्या लिख दिया मैंने, -2 लिख दिया,
न्यूटन मीटर की पावर क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये कह रहा है यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का क्या करना है, कैलकुलेशन हमको करनी है ना। तो इसका मतलब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो उस पर कितना द्रव्यमान है, 1034 ग्राम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है ना। अब देखो हमें पता है P बराबर क्या है, F/A। P बराबर क्या है, F/A। अब F बराबर क्या होता है, mg। F बराबर क्या होता है, mg बटे A हो गया। अब देखो m कितना है, 1034 हो गया। ठीक है। और g कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, 1034, देखो यहाँ g लिख दिया मैंने, ग्राम लिख दिया, और ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। बटे एरिया किस में दे रखा है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब आना कहाँ है, देखो पहुंचना कहाँ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे पहुंचना है ना। पास्कल में दाव पूछ रहा है ये, तो पास्कल में पहुंचने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब देखो इन सबको न्यूटन में और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस किस में, न्यूटन में और पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो कि नीचे क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो सेंटीमीटर से तो क्या बनाना है, मुझे मीटर बनाने हैं। ठीक है ना। और ग्राम से क्या बनाने हैं, मुझे किलोग्राम बनाने हैं। ठीक है। तो अब आप देखो ये क्या है, 1034 है ना, 1034 ग्राम इंटू 9.8 है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जब ग्राम के किलोग्राम बनाऊंगा तो ऊपर लिखूंगा 1 किलोग्राम और नीचे लिखूंगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो जी से जी कट जाएगा, है ना। तो जी किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीटर तो मीटर ठीक है ना। अब ये सेकंड स्क्वायर ये भी ठीक है। अब ये नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को क्या बदलना है, मुझे मीटर में चेंज करना है ना। तो नीचे सेंटीमीटर, तो ऊपर क्या लाना पड़ेगा बताओ, सेंटीमीटर लाना पड़ेगा नहीं, ऊपर सेंटीमीटर आएगा, नीचे क्या आएगा, मीटर आएगा, तभी तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा। तो 1 मीटर नीचे लिखा मैंने, और ऊपर कितने लिखूंगा बताओ, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखो ये बराबर है, दोनों इकाई है ये दोनों का मान, है ना। और इसका स्क्वायर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे नहीं बस सुने, तो देखो ग्राम को किस में चेंज कर दिया, किलोग्राम में, है ना। और सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया, मीटर में। तो देखो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, है ना। ग्राम से क्या कट गया, ग्राम कट गया। तो क्या बचा, देखो 1034 है ना, 1034 गुणा 9.8 है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा केजी। ठीक है। और ये देखो नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर बचा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर की पावर -2, ये मीटर स्क्वायर बचा, मीटर की पावर -2 है ना। और 10 की घात 4, और ये कितना 1000, तो 10 की घात 4 में से 10 की घात 3 घटाओगे तो ऊपर 10 और बच गया, नहीं बच गया, ऊपर क्या बच गया, 10 की घात 1 और बच गया। ठीक है ना। तो जब इनको सबको मैं कैलकुलेट करूंगा, है ना, 1034 को 9.8 को जब 10 को जब गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ किलोग्राम, है ना। अब देखो मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर -2, तो मीटर की पावर -1 हो गई कि नहीं हो गई, मीटर की पावर क्या हो गई, -1 हो गई, और सेकंड की पावर क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये जो है ना, 1 पास्कल बराबर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब नीचे मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो नीचे मीटर स्क्वायर कब आएगा, देखो 1.01 इंटू 10⁵ किलोग्राम, मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर से गुणा कर दो, नीचे भी किससे कर दो, मीटर स्क्वायर से गुणा कर दो, है ना। तो देखो ये ऊपर क्या आ गया 1 क्योंकि जो पास्कल होता है 1 पास्कल, ये क्या होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और न्यूटन क्या होता है ना, F बराबर ma होता है कि नहीं होता है, F बराबर क्या होता है ma, तो 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब आप देखो ये
मीटर के स्क्वायर और ये मीटर की क्या है -1 है, तो मीटर की पावर 1 बच गया कि नहीं बच गया, तो 1.01 इंटू 10⁵ है ना, 10⁵, और ये क्या हो गया किलोग्राम हो गया। मीटर की पावर -1 और मीटर की स्क्वायर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर हो गया, और ये s की पावर -2 और नीचे क्या आ गया है ना पर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर भी आ गया नहीं आ गया है ना। तो देखो ये न्यूटन बन गया नहीं बन गया, ये क्या बन गया न्यूटन बन गया, और ये क्या है यानी ये न्यूटन बन गया है ना, और ये मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा अब देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें 1.14, ये क्या कह रहा है बेटा कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, हमको पता ही है क्या होता है, बताओ द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है ना, SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है किलोग्राम्स, और जिसको किस में शो करते हैं हम केजी में शो करते हैं। अब इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो देखो इसको परिभाषित करने का वो अलग आपकी उसमें दे रखी है ना, बेस यूनिट्स की जो परिभाषा दे रखी हैं, किनकी फंडामेंटल यूनिट्स की जो परिभाषाएं दे रखी होती है ना वो, ठीक है ना। तो उसमें से लेना है आपको, जो उनकी 7 जो मूलभूत इकाइयां होती है ना फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं 7 जो होती हैं, उनमें से आपकी बुक में से ये आपको वो प्लांक कांस्टेंट के आधार पे बताते हैं इसको, किसके प्लांक कांस्टेंट H होता है ना, प्लांक कांस्टेंट H के आधार पे, ठीक है ना। तो उसमें एक तो होता है प्रकाश का वेग c, और एक होती है आवृत्ति है ना, सीजियम जो क्रिस्टल होते हैं उनकी आवृत्ति है ना, उससे आपका दोनों से ये निकलता है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाकर लिखिए, है ना। इनका वो करना है, कंपेयर करना है आपको, क्या करना है इनको कंपेयर करना है, ठीक है। देखो ये तो बहुत आसान है ना, माइक्रो क्या होता है बताओ 10⁻⁻6 होता है, बताइए आपको माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। फिर सेकंड है डेका को 10 से जब गुणा कर देते तो डेका बन जाता है, तो डेका क्या होता है, जैसे 1 मीटर क्या होता है 1 मीटर, और 1 डेकामीटर क्या होता है 10 मीटर को डेकामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो डेका क्या होता है 10 या 10 की पावर 1 मान लो, है ना। फिर थर्ड है मेगा, है ना, मेगा क्या होता है बताओ 10⁻6, ठीक है ना। मेगा हर्ट्ज, जैसे मेगा हर्ट्ज तो 10⁶ हर्ट्ज को क्या बोलते हैं मेगा हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। फिर 4 क्या है गीगा, है ना, गीगा क्या होता है 10⁹ मेगा और गीगा, मेगा से और बड़ी, ठीक है ना। जैसे किलो क्या होती है 10⁻3, किलो क्या होती है 10⁻3। फिर उसके बाद मेगा क्या होती है 10⁻6। फिर क्या होती है गीगा क्या होती है 10⁹, ठीक है। तो गीगा क्या है 10⁹। फिर फिफ्थ है फेम्टो, है ना, फेम्टोमीटर, है ना। जैसे फेम्टो क्या होता है 10⁻⁻15, है ना। जैसे माइक्रो होता है ना, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। फिर नैनो क्या होता है 10⁻⁻9 होता है। फिर पीको क्या होता है 10⁻⁻12 होता है। और फिर होता है फेम्टो क्या होता है 10⁻⁻15, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आप क्वेश्चंस वो सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें याद होने लग जाएंगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद इस ये 1.17 है ना, पेयजल के एक नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसर जन्य है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना बेटा, अगर माना पीने के पानी में इसकी ज़्यादा वो हो, एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, उससे अगर ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म अगर है तो वो कैंसर जनित होता है, यानी कैंसर रोग पैदा कर सकता है। से अत्यधिक संदूषित पाया गया, बहुत ज़्यादा उसमें प्रदूषण पाया गया क्लोरोफॉर्म का। संदूषण का स्तर 15 ppm द्रव्यमान के रूप में था, 15 ppm देखो, है ना। तो ppm क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ppm का मतलब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। अब मिलियन किसको बोलते हैं देखो कि 1000 को अगर आप 1000 से गुणा कर दो, ठीक है ना, तो मिलियन बन जाता है, यानी 10⁻6,
ठीक है ना। वापस अगर 1000 से गुणा कर तो बिलियन बन जाता है फिर वो, ठीक है ना। तो मिलियन क्या होता है, 1000 को 1000 से गुणा कर तो 10 की घात 6 आएगा ना, 10 की घात 3 और 10 की घात 3 कितने होगी, 10 की घात 6, है ना। तो अगर 10 की घात 6 में से एक हिस्सा अगर कोई चीज़ है ना, तो 10 की घात 6 का मतलब कितना हो गया, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से एक हिस्सा अगर है तो वो 1 ppm हो गया, है ना। लेकिन उसमें कितना मिला, 15 ppm मिला। इसका मतलब 10 लाख में कितने, 15 कण मिले, ठीक है ना। 10 लाख में कितने, 15 कण, या ऐसे समझ लो आप कि 10 लाख ml पानी लिया तो उसमें 15 ml क्या मिला, क्लोरोफॉर्म मिला, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में बताइए, ठीक है ना। इसे मास परसेंटेज में बताना है, तो मास परसेंटेज में कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो मास परसेंट हो गया इसका 15 बटे कितने में है, ये क्या पूछ रहा है, ये मास परसेंट पूछ रहा है। तो 15 कितने में है, 10 की घात 6 में है ना। और उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं हम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -4, ये 10 की घात 2 है, या आप ऐसे तो 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंट, किस में आ जाएगा, ये परसेंट में आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता, मोलैलिटी, है ना, MOLALITY, मोलैलिटी, है ना। और एक मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। मोलरिटी जो होती है, मोलरता, उसको कैपिटल M से शो करते हैं, और मोललता इसको किससे, स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो 100 ग्राम सैंपल में तो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, अभी देखा ही हमने, है ना। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, है ना। 1000 ग्राम में कितना होगा, उसको वापस 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने निकाला ना, तो 100 ग्राम सैंपल में तो कितना है, क्योंकि मास परसेंटेज है ना ये, 1.5 इंटू 10⁻³ है ना। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करने पे आता नहीं आता, तो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻², है ना, क्या आ गया, 1.5 इंटू 10⁻², है ना। अब मोललता जो होती है ना, इसमें इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। अब मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, है ना, CHCl3। तो देखो कार्बन के कितने हैं, 1, तो 12, H का 1 + 3 गुणा 35.5, क्लोरीन के ये हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो ये आ जाता है 119.5, 119.5। तो अब इसकी क्या पूछ रहा है, ये मोललता, मोललिटी स्मॉल m, है ना। तो ऊपर तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² बटे नीचे इसका मोलर मास आ गया, नीचे क्या आ गया, मोलर मास, और वो कितना है 119.5 गुणा कितना हो गया, अच्छा हाँ, बस ये तो निकाल ही दिया ना अपन ने, तो इसमें इसका भाग दे देंगे, यानी 1.5 इंटू 10⁻² में किसका भाग दे देंगे, 119.5 का, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 0.0125 इंटू 10⁻², और m, स्मॉल m आ जाएगा। ये क्या आ गई, इसकी मोललता आ गई, ठीक है बच्चों। तो देखो हम 1.17 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।